हेलो। सभी कुंते सेवा जोहार। मैं भीनू, मेरा नाम भीनू ठाकुर है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और साथ ही में मैं वर्तमान में अभी प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला से पीएचडी की छात्रा हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। आप सभी का मेरे लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत सेवा जोहार है। मैं अपने चर्चा की शुरुआत से पूर्व हमारे माननीय हमारे हास पेन सुरेंद्र सिंह तारम जी को याद करना चाहूँगी, जिनकी याद में, जिनकी स्मृति में हमने हमारे जो टीम है गोंडवाना दर्शन ने ये लाइव सेशन प्रारंभ किया है। उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जो मैं जानती हूँ वो मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगी। हमारे बीच तारम सर 2018 में उनका हार्ट हुआ। वो एक समय था 19वीं शताब्दी 1986 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस समय हमारी ये जो पत्रिका है गोंडवाना दर्शन, जो हिंदी पत्रिका है, उसका प्रारंभ तारम सर ने किया था। और उस समय हो रही हमारे गोंडवाना क्रांति के लिए जो स्ट्रगल्स चल रहे थे, जो मेहनतें थी, बहुत सारे जो क्रांति चल रहे थे, उस सब में हमारे तारम सर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इस जो क्रांतिकारी जो चल रही थी उसमें हमारे जो सर हैं उन्होंने अपने साहित्यिक तौर पर पत्रिका के रूप में उसका बहुत सारा महत्वपूर्ण स्थान दिया। और तो उन्हें बहुत बहुत पिनांजलि सर आपको। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ आज मेरा विषय है गोटुल का। और जो गोटुल है, मुझे पता है हमारे आज के लाइव सेशन में हमारे बहुत से सियान हैं, हमारे काकू हैं, हमारे आजो हैं, हमारी आजी हैं, हमारे आक्कू हैं, जो गोटुल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझसे ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। परंतु इस बारे में बात करना इसलिए आज महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे युवा साथी हैं और हमारी अगली पीढ़ी है जो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है और या तो सिर्फ नाम सुनी है, उनके कार्यों के बारे में नहीं जानती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उन बातों पर चर्चा करना अवश्यंभावी है, क्योंकि आज गोटुल की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वो एक तो विलुप्ति के कगार पे है, या अगर हम कहें कि वो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे गोटुल की। तो और आपको पता है, जैसे हम पिछले बहुत सारे जो लाइव सेशन हो रहे हैं उसमें हमने देखा कि हमारे जितने भी दादा हैं, काकू हैं, उन सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और बहुत सारी परेशानियां जो हमारे समक्ष खड़ी हैं, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है, वो सभी बातें हमारे समक्ष रखी है। उसी बीच उन्होंने गोंडी भाषा की भी बात कही और बाकी सब चीज़ों की भी बात कही। तो ये सब चीज़ें मैं आज गोटुल के साथ साथ आपको बताऊंगी कैसे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो गोंडी भाषा है वो कैसे क्यों गोटुल के विलुप्त होने के साथ ही साथ ये सब भी विलुप्ति के कगार पर है। हम जैसा कि जानते हैं पूरे देश में हमारे पास लगभग 7 से 8 राज्य, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात, ऐसे ये राज्य हैं जहां हमारा जो गोंड समुदाय है, हमारा जो गोंडवाना है, वो बटा हुआ है सभी राज्यों में। पर आप ये पाएंगे कि सभी राज्यों के होते हुए भी पूरे छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ और सिर्फ बस्तर एक ऐसा संभाग है जहाँ पे अभी भी गोटुल अपने जीवंत रूप में कहीं ना कहीं, भले आधुनिकता लिए हुए ही सही, बट कहीं ना कहीं वो अभी जीवंत रूप में है, जिसे हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, जब आज 2020 में भी अगर वो थोड़े बहुत जीवंत रूप में हैं
और आदिकाल में जब हमारे दादा के 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 समय, जब आदिकाल में ये संस्था हमारे पूर्वजों ने, हमारे लिंगोपेन ने जब ये इसकी स्थापना की थी, तो ये कितने बड़े क्षेत्रों में फैला रहा होगा और कैसे हर लोग, हर कोयतूरिन, हर कोयतूर इससे कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। तो आज हम गोटुल की बात करते हैं। मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ इस क्षेत्र में हमारे गोटुल को लेकर, परंतु मैं क्योंकि शोधार्थी हूँ, मेरा कार्य है शोध करना और मैं शोध करती रहती हूँ हर बातों का, तो ये भी मेरे शोध का विषय है और मैं खुद ही, मेरी जिज्ञासा है इस विषय में जानने की, तो मैं जानती रहती हूँ। और इस विषय को जानने में मैं सर्वप्रथम धन्यवाद कहना चाहूँगी अपनी चर्चा की शुरुआत से पहले ही हमारी KBKS टीम यानी कोयतुर भूमकाल क्रांति सेना कांकेर बस्तर, जहाँ मुझे नारायण सर ने और योगेश नरेटी सर ने बहुत मदद की और वो मेरे गाइड हैं, मेरे गुरु हैं। मुझे हमारे जो भूली हुई संस्कृति है उससे वापस मुझे मिलाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और इस सेशन में अगर गलती से भी मैं गोटुल की कुछ ऐसी बातें कह दूं जो शायद गलत हो जाए या मैं कुछ बातें भूल जाऊं जोड़ने के, तो प्लीज़ मुझे आप जितने भी बड़े विद्वान हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझसे क्या छूट गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गोटुल की। तो सर्वप्रथम हमें गोटुल जानने के लिए पहला हमारा शब्द ये है कि गोटुल ऐसा है कि क्यों गोटुल जो है वो घोटुल, आपने सभी ने जाना होगा कि एक समय में नहीं, अभी भी सब उसे घोटुल के नाम से जानते हैं। तो आखिर क्यों गोटुल से ये घोटुल कैसे हुआ, ये इस बारे में जानना मुझे लगता है कि आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय तक मैं भी सिर्फ गोटुल को घोटुल के नाम से जानती आई और घोटुल के नाम से ही बातें संबोधित करती रही, परंतु बाद में जैसे मैं जानने लगी मुझे पता लगा कि ये घोटुल नहीं, ये गोटुल है। तो इसका इतिहास कुछ इस प्रकार सा है कि जब 19वीं शताब्दी में हमारे बहुत सारे ऐसे मानव शास्त्री हुए जो कि हमारे आदिवासी कल्चर, हमारी आदिवासी संस्कृति, इतिहास की को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और उन्होंने बहुत कार्य भी किए इस क्षेत्र में। उनके कार्य सराहनीय तो है ही, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि वो निंदनीय हैं। तो उनमें से जो बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स हुए, हमारे जो मानव शास्त्री हुए, उनके कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी, जिसमें हटन, रसल, बल्टर, ग्रिक्सन और स्पेशली मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन अगर हम बोले, जो मुख्य व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो हैं सर वेरियर एल्विन। मैंने इन्हें महत्वपूर्ण व्यक्ति इसलिए कहा क्योंकि सर एल्विन ने जब बस्तर में प्रवेश किया और वो मुरिया मारिया गोंड्स के जीवन शैली पे जब कार्य करने लगे, तो उस समय उन्होंने गोटुल देखा और गोटुल से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए और उन्होंने 1946 और 47 में एक बुक लिखी, जो बुक थी, उसके बुक का नाम था द मुरिया एंड देयर गोटुल। ये एक ऐसी बुक थी जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में आज गोटुल को घोटुल कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने लिखा द मोरिया एंड देयर घोटुल। अब ये गलती कैसे हुई ये तो बताना मुश्किल है। शायद ऐसा हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन की वजह से, क्योंकि वो फॉरेनर थे और वो गोटुल जो है वो गोंडी शब्द है, शायद इसी किसी कमियों की वजह से उन्होंने गोटुल को घोटुल कहा। और जो उस समय के जो शिक्षित वर्ग हमारे आसपास रहे, जो गैर आदिवासी लोग भी हमारे आसपास रहे, वो इस शब्दों का प्रयोग करने लगे और घोटुल घोटुल कहने लगे, जो 1946 से लेकर आज 2020 तक भी उस बातों में कोई बदलाव नहीं हो पाया। आज भी सभी लोग उसे घोटुल के नाम से ही जानते हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूँगी।
आप में से बहुत सारे जो युवा पीढ़ी हैं उसमें से आप लोग यूपीएससी, सीजीपीएससी या एमपीपीएससी में ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो उनकी किताबों में आप किताबें खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है घोटुल, ना कि गोटुल। इसी तरीके से जितनी भी बुक्स आपको मिलेगी वो सभी में घोटुल 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 का ही वर्णन लिखा गया है, ना कि गोटुल। साथ ही साथ रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन है, जो कि एक प्रकार का ओपन म्यूज़ियम है, जहाँ पे भी गोटुल का निर्माण किया गया है, मतलब रिप्लिका बनाई गई है। वहाँ पे भी गोटुल नहीं, वहाँ पे भी सिर्फ घोटुल लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलती को लोगों ने कितने अच्छे से अपनाया, और कोई कभी आके किसी ने गोटुल में नहीं देखा कि वो गोटुल है कि घोटुल है। आपको जानकर तब ताजुब होगा कि ये गोटुल घोटुल घोटुल इतना हो गया कि हमारे खुद के आदिवासी भी इसे घोटुल ही कहने लगे। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे आदिवासी बच्चों को, हमारे आदिवासी सियान को बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये गोटुल है, आप ही लोग का है, ये गोंडी शब्द गोटुल है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि परेशानियाँ खड़ी हो चुकी है। तो जब इतने साल ये बातें हो चुकी हैं तो हमें उसे सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। प्रयास जारी है कि वापस जो घोटुल जो शब्द साहित्यों में, जो पत्रिकाओं में आया है, वो गोटुल हो जाए। तो ये छोटी सी हिस्ट्री रही आपके सामने कि गोटुल कैसे घोटुल हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो गोटुल है वो कैसे बना, या गोटुल जो शाब्दिक है, वो जो शब्द है गोटुल, वो आखिर है क्या। तो हम पाएंगे कि गोटुल हमारे गोंडवाना समुदाय में, हमारे गोंडी भाषा में, गोंडी बोली में गो जैसा पवित्र जो शब्द है उससे बना है गोटुल, यानी गो धन टूल। गो का अर्थ होता है ज्ञान, टूल का अर्थ होता है स्थान, यानी एक ऐसा स्थान, एक ऐसा केंद्र जहाँ ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है, और साथ ही साथ जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती और जहाँ ज्ञान दिया जाता है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो नॉलेज ऑफ हाउस, और ये शिक्षा का केंद्र है। सिर्फ इन्हीं बातों को बताने के लिए कि गोटुल शिक्षा का केंद्र है, हमें आज हमें 1946 से लेकर आज 2020 हो गया, हम ये कहते रह गए कि गोटुल जो आप कह रहे हैं, जो यंगस्टर्स की डॉर्मेट्री है, जो उसकी धारणाएं, गलत धारणाएं आप जो रखे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, और वो शिक्षा का केंद्र ये कहते कहते आज 2020 हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि ये जल्दी ठीक हो और सब इसके जो अर्थ को समझे और माने। तो क्या गोटुल सिर्फ छत्तीसगढ़ में है या सिर्फ गोंड समुदाय में है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में, मेरे अध्ययन के दौरान मैंने पाया है कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, राज्यों में, जगहों में, अलग अलग जगह ये जो गोटुल हैं, ये अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में, एक तरीके से डॉर्मेट्री की तरह, यंगस्टर्स की डॉर्मेट्री की तरह, युवा पीढ़ी के लिए अलग अलग जगह ये पाई जाती है। उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं मोलेनेशिया, न्यू गिनी, फिलीपींस, अमेरिका, अफ्रीका, फार ईस्ट, ये कुछ ऐसे देश हैं, और भी लिस्ट है, जहाँ अलग अलग आदिवासी समुदाय के द्वारा ये डॉर्मेट्री संचालित थी, और अलग अलग नियमों एवं शर्तों के आधार पर। उदाहरण स्वरूप जो न्यू गिनी में हमें जो डॉर्मेट्री मिलती है, जो युवा पीढ़ी के लिए वो आदिवासी समुदाय बनाता है, उस जो डॉर्मेट्री है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों का जाना है, वहाँ महिलाएं नहीं जानती। वो ऐसी डॉर्मेट्री है जहाँ 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है, जैसे वो उसे परिपक्व करना है, उसे आगे के चरण के लिए तैयार करना है, तो उसे वहाँ भेज दिया जाता है। वो वहाँ पे सैनिक शिक्षा, शिकार, रक्षा, सभी तकनीकें जो होती हैं वो वहाँ पे सीखता है। तो इस प्रकार की डॉर्मेट्री वहाँ है। अफ्रीका की एक ट्राइब है जहाँ ऐसी डॉर्मेट्री है, जहाँ जो युवा पीढ़ी के लिए अलग अलग घर बना, मतलब
युवा पीढ़ी जो कुंवारे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक अलग सा घर होता है। इस तरीके से वो वहाँ की मान्यता उनके नियमों और शर्तों पे आधार पे है। उसी तरीके से हमारे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा गोकुल अपने नियमों शर्तों के हिसाब से हमारी युवा पीढ़ी को आगे पहुँचाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए है। अगर हम देखते हैं भारत देश में ही उरांव में दुमकुड़िया, नागा आदिवासी समुदाय में मोरुंग, मुंडा में गीतियोरा, भुइया में धंगर वस्सा, गारो में देवांचंग और भूतिया में रामबंग जैसे कुछ हमें उदाहरण मिलते हैं। मैंने इसके अलावा भी हमारे पास देश में ऐसे विभिन्न आदिवासी समुदाय हैं जहाँ पे गोकुल अलग अलग नामों से अभी भी कहीं कहीं पे बहुत कम ही जगह में अभी जीवंत रूप में है। तो मेरी बातों से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये जो डॉर्मेट्री है या ये जो घर है, एक ऐसा केंद्र है हर गांव का, हर समुदाय का, जहाँ जो युवा पीढ़ी के लिए बनाई जाती है। क्यों? युवा पीढ़ी को आगे आने वाली चीज़ों के लिए परिपक्व करने के लिए, आगे आने वाली जिम्मेदारियों के तैयार करने के लिए। क्योंकि हम अभी भी वर्तमान स्थिति में कहते हैं ना कि हमारे भविष्य की जो डोर है वो आज के युवाओं के कंधों पर है, जिम्मेदारियां युवाओं के कंधों पर है। तो ये तो आज की पीढ़ी कह रही है, आज के लोग कह रहे हैं। ये बात तो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा लोग जानते थे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वही आगे जाकर हमारे समुदाय का जिम्मेदारी संभालेगी, हमारे समुदाय को आगे लेके जाएगी, संस्कृति को बढ़ाएगी, सब चीज़ें। तो ये कोई नई बातें नहीं है, यही बातें हमारी आदिकाल से चली आ रही है, जो हमारे सियानों के द्वारा संचालित की गई थी। परंतु कुछ लोगों की वजह से, गैर आदिवासी लोगों की वजह से ये जो हमारी जो महान सभ्यता और महान परंपरा का एक बहुत सुंदर सा एक रूपरेखा था, जिसका लगभग अभी अंत हो चुका है। तो अभी तक बातों से आपको समझ आ ही गया होगा कि एक ये ऐसा केंद्र है हमारा गोकुल, जहाँ हमारे जो लया लयोर है, लया मतलब हमारी लड़कियाँ यानी मैं, लयोर यानी लड़के। तो ये जो हमारे लया लयोर हैं वो यहाँ गोकुल में जाते हैं और पूर्ण रूप से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, नृत्य विधा, नाट्य विधा, शिल्प विधा सभी में परिपक्व होते हैं, उसे जानते हैं, सीखते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं और आगे की पीढ़ी के लिए उसे हस्तांतरित करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि जैसे कैसे गोंडी विलुप्ति की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वो गोंडी भी तो प्रचलन में थी। अगर वो विलुप्त हो गई, अगर हमारे पास गोकुल नहीं है, हमारे पास सीखने का साधन नहीं है, हमारे पास आधुनिकता आ गई है और जो चीज़ें एक फ्लो में जानी थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है। उदाहरण स्वरूप मानिए कोई नदी जब बह रही है, उसे बांध बना दिया जाए तो क्या वो आगे फ्लो करेगी? नहीं फ्लो करेगी। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, जब आप समझ सकते हैं कि जब वो विलुप्त हो गई, वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो क्या उसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा? क्या आधुनिकता की दीवार के आगे वो आगे चलेगा? नहीं। तो ये भी एक कारण है गोकुल के विलुप्त होने के बाद कि हमारी जो गोंडी बोली है वो भी हमें अभी विलुप्ति कगार पे हैं। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं और निराशापूर्वक मुझे ये बात कहना है कि मैं भी उनमें से एक हूँ जिसमें अभी गोंडी सीख रही हूँ वापस। तो ये बातें हैं। तो हमारे गोकुल, हम देखते हैं अब इन बातों के बाद हमारे गोकुल का निर्माण आखिर हुआ कैसे। हमारे जो गोकुल का निर्माण है वो हमारे लिंगोपेन के द्वारा किया गया। अब आप कहेंगे कि होता है ना कि प्रश्न होते हैं कि कैसे आपको कैसे पता कि हमारे लिंगोपेन के द्वारा ही हमारे गोकुल का निर्माण हुआ। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि गोकुल परंपरा के साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती गई और विलुप्त होते गई। उसमें से एक दूसरा भाग है गोंडी लिपि के बाद दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पाटा का, रीलो पाटा, हमारे रीलो गीतों का, जो कहीं ना कहीं गोकुल के साथ अपने विलुप्ति की कगार पर है।
क्योंकि हमारे ये सिर्फ गीत की विधा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी कुछ भी चीज़ें सोची और जोड़ी और गाने के रूप में गा दी। नहीं, वो जो आपने आँखों के सामने देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो सभी, अब जो उनका इतिहास है, सभी का सम्मिश्रण उन्हें, क्योंकि अपने हस्तांतरित करना था अपने 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 बाकी लय और के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, इसलिए उन्होंने, क्योंकि हमारे पास लिखित परंपरा नहीं थी, क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास गोटुल था, इसलिए हम बातों का हस्तांतरण, हमारे जो इतिहास है उसका हस्तांतरण, अपने ज्ञान का जो हस्तांतरण है, वो गोटुल के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते आए हैं, और जिसमें रेला पाटा भी एक माध्यम था, और रेला पाटा में भी इन सभी बातों का संग्रह किया जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें कैसे पता लगा कि ये जो बातें हैं कि गोटुल का निर्माण जो है हमारे लिंगोपेन ने किया, 18 वाद्य यंत्रों का जो निर्माण है लिंगोपेन ने किया, पाटा के गुरु, डाका के गुरु लिंगोपेन है, आखिर कैसे पता लगा? तो आप सबके समक्ष मैं कुछ गुनगुनाना चाहूँगी। मेरे स्वर अच्छे नहीं हैं, परंतु मैं कुछ आपके सामने गुनगुनाना चाहूँगी। चल री लो यो रे ला री लो यो रे ला, पहली पाटानियारा लिंगो, पहली पाटानियारा लिंगो, चले री लो यो रे ला रे रो यो रे ला, पहली डाकानियारा लिंगो, पहली डाकानियारा लिंगो, चले री रो यो रे ला री लो रे ला, पाटा गुरु नियारा लिंगो, डाका गुरु नियरा लिंगो, चले ली लो यो रे ला रे रो यो रे ला, 12 बाजा लयो रा लिंगो, 12 बाजा लयो रा लिंगो, चले री लो यो रे ला रे रो यो रे ला, 18 बाजा नियरा लिंगो, 18 बाजा नियरा लिंगो, चले री लो यो रे ला रे रो यो रे ला, चले री लो यो रे ला रे लो यो रे ला। तो ये कुछ रेला पाटा जो कि मरविंग पाटा है, इसके कुछ आपके सामने मैंने शब्द मतलब रेला पाटा गाया। जानती हूँ कि स्वरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, परंतु इस गाने में यही बताया गया है कि जो हमारे लिंगोपेन हैं वही पाटा गुरु हैं, वही डाका गुरु हैं, कैसे उन्होंने 18 वाद्य यंत्र करके जो वाद्य यंत्र को पूरा किया है, ये बातें हमारे पाटा के माध्यम से हमें पता लगती है। यही हमारा इतिहास है और इसी से हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गोटुल के विलुप्त होने से विलुप्त होती जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो लिंगोपेन हैं उन्हें 18 वाद्य यंत्र का प्रणेता होने के साथ साथ उन्हें आग का निर्माता भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे गोंड समुदाय में संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो लिंगोपेन हैं पूर्ण रूप कहीं ना कहीं नहीं, माफ़ कीजिए, पूर्ण रूप से हमारे जो लिंगोपेन हैं उनके द्वारा, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा निर्मित की गई है। हमारी प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनसे ही हमारा जीवन यापन होता है। और कैसे हम प्रकृति के साथ अपना मेलजोल बनाए रखें, इनकी भी शिक्षा हमें गोटुल से मिलती आई है, जो कि हमारे लिंगोपेन के बाद और भी धीरे से धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सीखनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं आज हम उसे भूल से गए हैं।
तो अब आगे चलते हैं तीसरे चरण की ओर, जब हम गोटुल की जो बाह्य चरण संरचना है और गोटुल की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो अगर हम बाह्य संरचना गोटुल की देखते हैं तो गोटुल ऐसा क्या है जो अपनी ओर ध्यान केंद्रित करता है ना। तो बता दूं मैं आपको कि गोटुल का जो स्ट्रक्चर होता है, गोटुल की जो संरचना होती है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो एक गांव में एक नार जो कि गोंडी शब्द है, एक नार में एक मध्य में होता है, जिसे लकड़ी के बेड़े के मध्य एक बड़ा सा एक घर होता है, जो आप देखते हैं ना आज कॉमन भाषा में, आप सामान्य भाषा में हॉल देखते हैं हम, तो उस तरीके का होता है। कभी कभी उसके अंदर एक रूम होता है जो सामान रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल रूम्स या 2 या 3 रूम, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई संरचना गोटुल में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ उस घर के बगल में एक बिना दीवारों का एक ओपन कोर्टयार्ड जैसा, एक ओपन घर जैसा एक स्थान होता है, जहाँ पे भी लया लयोर बैठकर अपने गीतों का अभ्यास करते, रेला पाटा का अभ्यास करते हैं। वहाँ पे जो हमारे 18 वाद्य यंत्र हैं वो भी हमें वहाँ पे मिलते हैं। और मुझे वो फ़ोटोग्राफ्स अभी याद आ रही हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो शायद आपको भी इस चर्चा के अंत में लगेगा कि हम कितनी बड़ी चीज़ जो है अपनी परंपरा, अपनी गोंडी परंपरा में हम भूल चुके हैं, और जिसका अस्तित्व हमारी और कुछ पीढ़ियों की अनदेखी की वजह से छूट गई है। तो वो फ़ोटो कुछ ऐसी है कि वो फ़ोटो गोटुल की है, जिसमें बहुत लकड़ी की बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, और वो नक्काशी कहीं और कोई और नहीं, जो वहाँ के जो लयोर हैं उनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ लयाओं के द्वारा इतनी सुंदर से जो उनकी दीवार है गोटुल में जो घर है उसकी जो दीवार है उसको बहुत सुंदर से उसकी चित्रकारी की गई है, और बहुत सुंदर से उसे सजाया गया है, जो कि आज कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। सोचिए वो इतना सुंदर केंद्र रहा है, तभी तो हमारे जो बाहर के विदेशी भी हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होकर चले आए और उसके ऊपर इतनी बड़ी बुक लिख डाली। बाह्य संरचना के साथ साथ हम उसकी आंतरिक संरचना की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर कैसे गोटुल की आंतरिक संरचना कैसे है, उसके लय और कैसे होते हैं, वहाँ प्रवेश किस माध्यम से मिलता है, कैसे प्रवेश मिलता है। तो सबसे प्रथम बात ये कि जो हमारे लयोर हैं वो गोटुल में जब प्रवेश करते हैं तो लया को मोटियारिन के नाम से जाना जाता है, और जो लयोर होते हैं उन्हें चेलिक कहा जाता है। तो जो हमारे प्यारे से जो लयोर थे गाँव में, वो गोटुल में शिक्षा केंद्र में जाकर एक अनुशासित परिवेश में कदम रखते हैं, और वहाँ वो चेलिक और मोटियारिन बन जाते हैं। जो चेलिक और मोटियारिन हैं उनका जो मतलब हमारी जो लयोर है उनका जो प्रवेश है वो उनकी उम्र 8 से 9 वर्षों में उनका प्रवेश वहाँ हो जाता है। उन्हें वो वहाँ जाकर बैठते हैं, अपना समय बिताते हैं, अपने जो स्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत अपने जो हमारे जो सीनियर लयोर हैं, हमारे जो सीनियर मोटियारिन चेलिक हैं, उनसे बातें सीखते हैं। और जब तक वो कुछ समय तक वो इस अस्थायी सदस्य के रूप में गोटुल में आते जाते हैं, उनके नियम कानून उनके लिए अलग हैं और थोड़े से नम हैं, परंतु जब हम स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो यहाँ जो चेलिक और मोटियारिन हैं उनके लिए जो उनका अनुशासन है, उनके नियम हैं, उनके कानून हैं, उनकी शर्तें हैं, वो बहुत ही कड़ी होती हैं। तो जब जो लया और लयोर हैं जो 7 और 8 वर्ष की उम्र में होते हैं, उनका प्रवेश वहाँ होता है, तो उन्हें कुछ कार्य दिए जाते हैं, और उनके कार्यों को देखने के लिए जो हमारे स्थायी सदस्य हैं वो लगातार पूरे रूप से उनकी देखरेख करते हैं कि वो अपना कार्य सही से कर रहे हैं कि नहीं, वो अनुशासित है कि नहीं। और इसमें एक और ये जो लयोर होते हैं ये 7 से 8 वर्ष की उम्र में प्रवेश के साथ 20 से 21 वर्षों तक वहाँ होते हैं, जब तक कि वो अपने आगे के चरण यानी कि मर्मिंग संस्कार यानी कि मंडा यानी कि विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो गोटुल के सदस्य के रूप में रहते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों कहा कि मर्मिंग संस्कार या ऐसी, मतलब अगर हम बात करें तो एक प्रमुख बात ये है जिस पे मैं ज़ोर देना चाहूँगी कि एक कोयतुर के जीवन में 3 चरण हम महत्वपूर्ण रूप से हम सभी उससे उसे जानते हैं, जिसे टोंडा, मंडा और कुंडा। टोंडा यानी जन्म संस्कार, मंडा यानी विवाह संस्कार और कुंडा यानी मृत्यु संस्कार। ये जो तीनों चरण हैं ये सिर्फ कोयतुर के नहीं, पूरे संपूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण 3 चरण होते हैं, जिन्हें उनसे गुजरना ही पड़ता है, जो चीज़ें उनके जीवन में होनी ही है। और परंतु हमारे कोयतुर समुदाय में एक चरण है, वो है गोटुल, गोटुल संस्कार। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारे कोयतुर जीवन में 4 चरण होते हैं। पहला टोंडा, गोटुल, मंडा, उसके पास कुंडा। हम सभी जानते हैं कि एक हमारी वैदिक सभ्यता, हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता की जब बात होती है, क्योंकि मैं पुरातत्व की विद्यार्थी हूँ तो ये सब का अध्ययन मैंने किया है, और बाद में और भी बाकी लोग भी ये सबसे परिचित है। वो गुरुकुल की बात करते हैं, पर हमारे दादा, पर उससे पहले देखिए हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने आदिकाल से ही वो व्यवस्थाएं जान ली हैं। उसे किसी भी बात की किसी और को ज़रूरत नहीं पड़ी उसे सिखाने के लिए। हमारे जो पुरखा पेन हैं उन्होंने ही अपने शोधों से ये सभी चरणों को बहुत व्यवस्थित ढंग से उसका निर्माण किया है, उसके बारे में हमें उनका ज्ञान दिया है। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था आपको बताना इस चरण के बारे में, क्योंकि जन्म के बाद गोटुल संस्कार ऐसा है जहाँ लोग परिपक्व होते हैं, जहाँ हमारे लया और लयोर अपने जो आगे के जो चरण है, जो मर्मिंग जो है उसके लिए यहाँ परिपक्व होते हैं। उदाहरण स्वरूप जब हम सभी जानते हैं कि कच्चा जो फल होता है, ठीक है, कच्चा जो फल होता है जो परिपक्व नहीं होता, उसे हम कभी भी अर्जी विनती में हम नहीं सेवा देते हैं, तो उसे परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता लगे कि हमारे जो लया है और लयोर है वो परिपक्व हो गए हैं मर्मिंग के लिए? तो ये जो गोटुल जो संस्कार के चरण में रहते हुए वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। मुझे अभी भी याद है सर ने मुझे बताया और कि जब उस घर की बेटी, जब आप सभी जानते हैं ना सूपा, हम चावल भूनते, जो कि आज तो वर्तमान में आधुनिक युग में थोड़ा कम सा हो गया है, बट गाँवों में अभी भी है। तो जब फूनते हैं ना, जब चावल फूनते हैं या धान फूनते हैं या कुछ और चीज़ें, तो ये जो 2-3 उंगलियां होती हैं ना, इससे टक टक सी आवाज़ आती है जब ऐसे करते हैं। हमारे घर में भी हमारी मम्मी के हाथ से बहुत सुंदर ऐसे आवाज़ आती है। तो जब ये आवाज़, ये धुन सुनाई देती है उस लया की माँ की याया के कानों में, तो वहाँ जो याया है उसे पता लग जाता है कि हाँ, मेरी बेटी अब परिपक्व हो चुकी है आगे मर्मिंग के लिए। अब वो समय आ चुका है कि अब मेरी लया को मैं गोटुल संस्कार से आगे के जो चरण हैं उसमें मैं उन्हें भेजूँ। और उसी प्रकार जब लयोर जब अपनी दुगनी फुर्ती के साथ, ताकत के साथ जब वो लकड़ी काटता है और एक ठक में जब वो लकड़ी कटती है, वो जो आवाज़ है, उसकी जो फुर्ती है, उसे देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि हमारा लयोर अब पूरी तरह से पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है आगे मंडा चढ़ने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे गोटुल संस्कार का ही परिणाम है, जिससे लोग परिपक्व होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे कि कैसे जो अस्थायी सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य के रूप में कैसे चुने जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो कार्यरत होते हैं, और लगातार जो हमारे स्थायी सदस्य होते हैं, हमारे जो लयोर जो है, जो चेलिक मोटियारिन है, जो सीनियर चेलिक मोटियारिन है, वो उन पर नज़र रखे होते हैं। तो जब उन्हें लगता है कि ये लया या लयोर अब चेलिक
पूर्ण रूप से परिपक्व, पूर्ण रूप से तैयार है, पूर्ण रूप से अनुशासित जीवन जीने के लिए, सीखने के लिए, तब उसे स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है। उनको स्थायी सदस्य बनाया जाता है। जितने भी अस्थायी के दिनों में जब भी जो लया और लयोर हैं जो कार्यरत हैं, उस पर हमेशा जो हमारे जो सीनियर लया है, मतलब हमारी जो मोटियारिन होती हैं, जो कि अगर हम बोले कि जो मुखिया है हमारे लया लोगों की, हमारी मोटियारिन की, जिसे बेलोसा कहा जाता है, माफ़ कीजिए, तो बेलोसा की नज़रें जो हैं वहाँ कार्यरत जितने भी लयोर हैं उन पर होती है। और जो हमारे जो मुखवान हैं या सिरदार है, जो हमारे चेलिक में जो मुखिया होते हैं, उनकी नज़रें हमेशा लया पे होती हैं और वो उनके स्वभाव, व्यवहार, चाल ढाल, कार्यों सब पे नज़र रखते हैं। वो नज़र इसलिए रखते हैं कि जैसे उनका प्रवेश स्थायी सदस्य के रूप में गोटुल में होता है, तो उनके इन्हीं स्वभाव, कार्यों के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप उनका नामकरण किया, उन्हें नाम दिया जाता है, उन्हें गोटुल नाम दिया जाता है, जो जीवन भर उनके साथ रहता है। और ये आज हम देखते हैं ना कि हम स्कूल में होते हैं, आज के परिवेश की मैं बात करती हूँ, तो हम बहुत अजीब अजीब से नामों से अपने दोस्तों को, अपने आसपास लोगों को बुलाते हैं। पर वही गोटुल में इतना सुंदर सा ये नियम था कि उसके स्वभाव, उसके चाल चलन, उसके कार्यों को देखकर बहुत प्यारे प्यारे उसके लिए नाम रखे जाते थे। तो जब ये स्थायी सदस्य के रूप में उनका प्रवेश होता है, तो लाई मुर्रे की रस्म होती है और उसमें सब गोल घेरा बनाकर बैठकर उनका जो लया लयोर जो 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 चेलिक मोटियारिन हैं, जो अब स्थायी सदस्य हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। मुख्यतः जो चेलिक होता है, उन्हें एक लकड़ी का पीढ़ा, या हम अपने शब्दों में कहें, गोंडी शब्दों में कहें तो कुतुल बनाना होता है। वो बहुत लंबा होता है, जिससे वो लकड़ी का होता है, जो वहाँ वो उस समय स्थायी जब सदस्य बनते हैं तो वो उन्हें लेके जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये हम बात कर लिए हैं बाह्य संरचना की, फिर आंतरिक संरचना की। अब हम बात करते हैं नाम और पद, किस किस तरह के नाम और पद होते हैं। तो अगर हम अभी उसकी बात करते हैं, अगर हम चेलिक की बात करते हैं, तो चेलिक में हम देखते हैं कि चेलिक में जो हेड होता है, उनका जो पद होता है वो होता है सिरदार या मुखवान, जो कि चेलिक और मोटियारिन दोनों के मुखिया होते हैं। उसके बाद होते हैं सीलेदार, जो कि लड़कियों के बहुत करीब होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और उसी के बाद होते हैं मुड़िया, जोड़िया, कोटवा, जमादार, लेकिन ये सब बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं जो गोटुल में लयोरों का नाम रखा जाता है, जो लयोरों का, और यहाँ लया जो होती है वो लयोरों का नाम बहुत प्रेम से रखती हैं। साथ ही साथ जो लयोर होते हैं वो लया का नाम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से रखते हैं, जैसे जो सबका ध्यान रखती है और सभी कार्यों के संचालन करती है। जो हमारी मोटियारिन की जो मुखिया होती हैं उसे बेलोसा कहती हैं। उनका साथ देने के लिए दुलोसा होती है, साथ ही साथ तिलोसा, नीलोसा, और जिसकी आंखें मोर की तरह है वो मलको, झलकी, सुलको, ऐसे बहुत सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम अलग अलग गोटुलों में, अलग अलग प्रकार के नाम अलग अलग स्वभावों और कार्यों के अनुरूप रखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। जब हम विलुप्ति की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये प्यारे प्यारे से नाम भी जो रखने की परंपरा थी वो भी कहीं चली गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रेला पाटा और हमारे गीत नृत्यों की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं आज विलुप्ति के कगार पर है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत बार विलुप्ति शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज ऐसा समय है कि अगर आज वापस उन चीज़ों को नहीं सीख पाए तो शायद कुछ सालों में वो सिर्फ किताबों का एक भाग बनकर रह जाएंगे, जो ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे होने के कगार पर हैं। तो हुल्के नृत्य, आप सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मांदरी, ढोल, पुष्कोलांग, खीरतांग, कोकरेंग,
रीलो, करसार, डिटोंग, ये सभी ऐसे नृत्य हैं, नृत्य परंपराएं हैं जो हमें गोटुल के आसपास देखने को मिलती थी। गोटुल में इन सभी का अभ्यास भी होता था। पुष्कुलांग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है गोटुल में, क्योंकि जो पुष्कुलांग है उसमें पुष्कुलांग जो है वो लयोरों के द्वारा यानी कि चेलिक के द्वारा किया जाता है। ये चेलिक जब पुष्कुलांग के लिए निकलते हैं तो इनके नियम और अनुशासन बहुत ही कठिन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में उस समय के लिए, उस पुष्कुलांग के समय के लिए वर्जित होती हैं और वो कड़े नियमों का पालन करते हैं। जब वो पुष्कुलांग से वापस आते हैं तो उनके परिवार के लिए वो बहुत हर्ष का विषय होता है कि उनका जो उनका जो बेटा है, उनका जो लयोर है, वो बहुत कड़ी परीक्षा के बाद और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूरा करके वो वापस आया है। ये एक तरीके से मान लीजिए पीएचडी डिग्री या किसी अवार्ड से कम नहीं होता जब हमारे जो लयोर हैं उनके द्वारा जब ये पुष्कुलांग को पूरा किया जाता है। ये विभिन्न गांवों में जाकर वहाँ पे पुष्कुलांग नृत्य करते हैं। ये बहुत ही सम्मान की बात होती है और ये बात होती है हमारे लिंगोपेन से जुड़ने की, इसलिए पुष्कुलांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से दीवार नामक जो नृत्य है वो जो है वो हमारी लया के द्वारा किया जाता है। हमारी जो लयाएं हैं वो दीवार के लिए, दीवार नृत्य के लिए अलग अलग गांवों में जाकर नृत्य जो दीवार है जाति दीवार नृत्य करती हैं, रीलो गाती हैं। इनके नियम इतने अनुशासित या इतने कठोर नहीं होते हैं पर और इनकी जो गीत की मधुरता है, इनकी जो रीलों की मधुरता है वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जब भी ये जो हमारे लया लयोर है एक से दूसरे गांवों में जाते हैं, दूसरे गोटुल में जाते हैं, तो हमारे जो उस गांव के जो गोटुल के लया लयोर होते हैं उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत ही प्रेम भाव से उनके साथ मजाक मस्ती करते हुए उन्हें लेकर आते हैं, अपने गोटुल में लेके आते हैं, गोटुल में उनके साथ रहते हैं, उनके साथ नृत्य गायन करते हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान जो है एक दूसरी तरफ खींचूंगी। हमारे नृत्य परंपरा रीलों के बाद हम देखेंगे कि कक्साड़ में ही, कक्साड़ जब नृत्य होता है, कक्साड़ नृत्य में आप सभी ने देखा होगा, फ़ोटोज़ में भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि सिंह मोर, मैं नॉर्मल शब्दों में बोल रही हूँ, सिंह मोर की बात कर रही हूँ, यानी कि एक ऐसा मुकुट जिसमें दो बड़े बड़े सिंह निकले होते हैं, बीच में पंख होता है। तो वो जो सिंह मोर है उसे कोया डाका को कट्टा डाटा हम कहते हैं हमारे गोंडी में। तो वो जो है वो मूल सुर हरली के सिद्धांत पर है। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा हमारे जो KPKS टीम के नारायण दादा हैं बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ सिंह मोर की परंपरा, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं जो पुरातत्व की विद्यार्थी हूँ, मैंने ये पढ़ा है और मैंने अपने हाथों से वो चीज़ें देखी हैं हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ पे वो सिंह मोर धारण करे हुए पशुपति की मूर्तियाँ हैं, उसकी सील है, मोहरे हैं, बहुत सारी मिट्टी के बर्तनों पर वो चिन्ह आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो आज जीवंत रूप में, आज परंपरा में, आज अभी भी हमारे गोंडी समुदाय में है। परंतु गोटुल के विलुप्त होने के साथ साथ ये जो परंपराएं हैं, जो कक्साड़ नृत्य है, जब यही नहीं रहेगा तो सिंह मोर कैसे, और वो बनाने की उसकी विधा, उसके पीछे उसका कारण और ये सब चीज़ें हम कैसे सीख पाएंगे। उसके आगे हम देखते हैं जो गोटुल करसना। आज हम सब बोलते हैं ना कि हमें बहुत स्वास्थ्य को लेकर हमें बहुत सारी परेशानियां हैं, हमें दौड़ना चाहिए, हमें भागना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए। तो आप सोचिए हमारे आदिकाल में क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं होगी? क्या वो योग नहीं करते होंगे या कुछ शारीरिक परिश्रम नहीं करते होंगे जिससे वो स्वस्थ रहें? ऐसी परंपरा थी जिसे गोटुल करसना के नाम से जाना जाता है।
बहुत सारे प्रकार के गोटुल करसना हैं, जहाँ वो खेल खेल में ही बहुत सारे व्यायाम करते थे, जिससे वो शरीर से स्वस्थ रहते थे और उन्हें किसी भी तरीके की कोई शारीरिक परेशानी कुछ भी नहीं होता था। तो गोटुल के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी गोटुल करसना। गोटुल करसना के इतने सारे प्रकार जो कि आज वर्तमान में हमें विद्यमान नहीं मिलते। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि गोटुल में हर एक चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसके बारे में बात करते रहने से भी पूरा दिन गुजर जाए, मुझे ऐसा लगता है। चाहे आज मैंने जो श्रृंगार किया है वो भी एक गोटुल की लया की तरह मैंने प्रयास किया है कि मैं उसकी तरह दिखूं, तो इसका हर एक श्रृंगार किसी न किसी तरीके से ने बहुत सारे कारणों से, वैज्ञानिक कारणों से इस तरीके के जो आभूषण हैं उनका निर्माण हुआ है और उनका प्रयोग हमारी लया के द्वारा किया जाता है, हमारी लयोरों के द्वारा किया जाता है। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंगार है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो है गोदना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गोदना है। आप देखेंगे कि अभी के युवा पीढ़ी में ये गोदना नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। हमारे गोटुल के जो लया होती है वो बहुत सुंदर एक समय में बहुत सुंदर से जो गोदना है उनका निर्माण करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि ये फैशन है या क्या है, जो इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतरीन उन लोग गोटुल के बारे में बता सकते हैं जो कि गोदना में रिसर्च कर रहे हैं, परंतु जो कुछ बातें मैं जानती हूँ वो मैं आपके सामने कहूँगी। गोदना एक ऐसा आभूषण है एक लया के जीवन में, जो कि मरणों तक उसके साथ रहता है, उसके श्रृंगार के रूप में रहता है। अलग अलग गोदना के अलग अलग डिज़ाइंस का अलग अलग नाम होता है, उसके अलग अलग कारण होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम कहते हैं, कई बार ऐसा माना गया कि गोदना की वजह से बहुत शारीरिक प्रॉब्लम हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कभी कभी कुछ असावधानियों की वजह से हुआ होगा, परंतु सोचिए अगर ऐसा होता तो इतने आदिकाल से जो गोदना की परंपरा है, तो हमारे याया लोग को क्यों कुछ नहीं हुआ। सोचने की बात है। हमारे जो याया हैं, आजी हैं, अंगे हैं, उन सबके हाथ में तो है ही। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, रक्त कणिकाओं के लिए बहुत अच्छा है ये जो परंपरा होती है। और हमारे गोंडी परंपरा में ये जो श्रृंगार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ ये अभी हम दूसरा जो गोदना के बाद जो दूसरी जो चीज़ है वो, अच्छा, गोदना से जुड़ी मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी। आज से लाखों वर्ष पूर्व, क्योंकि मैं पुरातत्व की विद्यार्थी हूँ, मैं पुरातत्व की बातें लाऊंगी बीच में, इसलिए क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो हमारा समुदाय है, जो गोंडी समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, संपूर्ण विश्व में जो आदिवासी समुदाय हैं वो कितने प्राचीन हैं, कितने आदिकाल से हैं, और कैसे वो जो सभ्यताएं, जो चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में हमें खुदाई से मिलती हैं, वो अभी भी जीवंत रूप में हैं। तो आइसलैंड करके एक जगह है जहाँ हमें एक प्रिंसेस मम्मी समझते हैं आप, कि जो मर जा रहा, जो किसी की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर का संरक्षण किया जाता है मम्मी के रूप में। तो वो, क्योंकि वो जो मम्मी थी वो बर्फ़ में दबी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरीके से उसी में संरक्षित हो गई। उसके जो त्वचा थी वो हड्डियों के साथ चिपक गई, और जो उसके गोदना, यानी हम हिंदी में अगर अभी बोले तो टैटू, वो टैटू पूरी बाह में उसके बहुत सुंदर से हैं। तो सोचिए गोदना की परंपरा हमारी कितनी प्राचीन है, कितने सारे लोग कितनी प्राचीन है, आदिकाल से हैं, जिसका उदाहरण हमें इतने वर्ष पूर्व भी मिलता है। उसके बाद मैं दूसरी जो अगली बात है वो मैं कहूँगी पनिया की, जो कि मेरा बहुत ही सुंदर, मेरा फेवरेट टॉपिक है कहना चाहिए। ये जो पनिया है ये हमारी गोटुल की लया श्रृंगार के रूप में अपने बालों में सजाती हैं। इसका सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये हम कह सकते हैं लव ऑफ सिंबल है। साथ ही साथ ये पनिया वैज्ञानिक रूप से, या कहें एंटी फंगल,
अगर हम कहें हमारे कोई तो टेक्नोलॉजी के शब्दों में अगर, तो उसका भी उसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। अब सोचेंगे आप कैसे? तो ये जो पनिया है, ये मैं आपको बता दूँ, विभिन्न प्रकार के लकड़ियों से, साजा, महुआ, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से, बाँस से बनाया जाता है। विभिन्न सुंदर सुंदर स्वरूपों में, सुंदर सुंदर अलंकरण के साथ ये बनाया जाता है। और समय के साथ साथ ये लकड़ी के बाद हमें मेटल्स में भी ये मिलता है। तो जब हम प्रारंभिक स्वरूप में इसे देखते हैं, जब कोई लयोर किसी लया को पसंद करता है, तो वो जो लयोर है, यानी कि जो चेलिक है, जो कि हमारे गोटुल में जो चेलिक है, उस मोटियारिन के लिए अपने हाथों से इस प्रकार के सुंदर से पनिया का बनाता है, पनिया बनाता है। और साथ ही साथ मैंने एक लिकिन शब्द का प्रयोग किया था कि लयोर जो चेलिक होते हैं गोटुल में, उसमें लिकिन होता है। लिकिन जो होते हैं वो स्पेशली इसलिए होते हैं, लिकिन जो होते हैं वो एक तरीके से कारीगर होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम आदिकाल, जब मैं पुरानी की फ़ोटोज़ में हम देखते हैं तो कैसे बहुत सुंदर लकड़ियों में कितने सुंदर कार्विंग्स हैं, बहुत सुंदर ऐसी फ़ोटोज़ हमें देखने को मिलती हैं। वो सब हमारे लयोर द्वारा होती है। तो लिकिन का जो कार्य होता है वो अलंकरण करना होता है। तो हाल ही में ऐसा होता था कि जब लयोर इस प्रकार के कंगी बना ले, इस प्रकार का कंगा बना ले, इस प्रकार का पनिया बना ले, उसके बाद उसे बहुत सुंदर से अलंकरण, लिकिन की मदद से बहुत सुंदर अलंकरण करता है और लया को बिना कुछ कहे वो उसे देता है। अगर लया बिना कुछ कहे उसे अपने बालों में सजा लेती है, इसका मतलब है कि जो लया है वो लयोर की भावनाओं का सम्मान करती है और जो उसकी अनकही बातें हैं उससे वो स्वीकार करती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर, आज लोग ना जाने कितना पैसा खर्चा करते हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, एक लयोर जो है लया लोग को इम्प्रेस करने के लिए। बट सोचिए, इतनी छोटी सी सिंपल सी पर इतनी मेहनत के साथ बनाई हुई चीज़ें बिना कुछ बात कहे कैसे एक जगह से दूसरी जगह, एक दिल से दूसरे दिल में पहुंच जाती है। साथ ही साथ जो पनिया है, अगर मान लीजिए लया को अगर वो स्वीकार नहीं है तो वो बिना कुछ कहे, बिना उसे लिए वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार उसे अपना, इस प्रकार से दोनों, इस प्रकार लयोर को अपना उत्तर भी मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि कैसे चीज़ें चेंज हुई और ये कैसे मेटल में परिवर्तित हो गया। जब ये मेटल में परिवर्तित हो गया तो ये जैसे हम जानते हैं कि कुछ शताब्दियों में जब अतिक्रमण हुआ गैर आदिवासियों का और हमारे जो अंग्रेज़ी सत्ता ये सब का, तो हमारी लया बहुत, हमारी जो गांव की लया थी, हमारी जो याया थी, वो सब कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस होने लगी जंगलों में जाने के लिए। तो ये जब मेटल का बनने लगा तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से हथियार के रूप में भी, ताकि वो ऐसा निकाल के उसे हथियार के रूप में प्रयोग कर सके, ऐसा भी इसका प्रयोग होने लगा। इसका एक उदाहरण मैं खोंसों के रूप में आपको बताना चाहूँगी कि उरांव आदिवासी और भी 2-3 आदिवासी हैं जहाँ मैंने खोंसो देखा है, जो कि मेटल का होता है, जिससे वो इस तरीके से पिनअप निकाल के उससे वार कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत सारे पेड़ों की जड़ों से, महुआ से पेड़ों से बना होता है, तो ये एंटी फंगल का काम करता है, जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और सब चीज़ों से लया के बालों को बचाता है और उसे बहुत सुंदर करता है। आप ये देखेंगे, अगर आप अभी भी बस्तर में जाते हैं और हमारे बहुत बुज़ुर्ग याया लोग से अगर मिलते हैं तो याया लोग के बाल ना बहुत काले होते हैं, अभी भी काले हैं। तो ये उसका एक कहना चाहिए कि ये उसका एक कारण है। तो जो कि आज विलुप्ति के कगार पर है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मैं इतने देर से जब मैं विलुप्त की बात कर रही हूँ, तो ये क्यों विलुप्त होने के कारण में कौन कौन सी बातें हैं। पहली, जब हम एल्विन की बात करते हैं कि उन्होंने जो बातें लिख दी, लोग उस बातों को अपना बेस बनाकर उसमें और बातें लिखते गए। जितने भी हमारे
रिसर्चर्स थे या जितने लोग थे, जितने रिपोर्टर थे, और आजकल तो हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे पास यूट्यूब चैनल है, पेजेस हैं, तो कुछ चंद पैसे कमाने के लिए या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लोग उस बुक्स को बेस बनाकर उसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको अपने शब्दों में वही बातों को लिखकर वीडियोस बनाकर या रिसर्च के रूप में प्रस्तुत करके इतनी सारी जो अभी भ्रामक चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव बात है गोटुल के बारे में, वो सब बातों को उन्होंने फैलाया। और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि क्या एल्विन सर ने जो बात लिखी है वो बातें सही हैं, क्या उसका दूसरा पहलू नहीं हो सकता। किसी ने इस बात की तरफ रुख नहीं किया और वो बातें आज तक 2020 तक आती हैं। अगर आपको ये अगर अभी भी अगर आप YouTube चैनल में गोटुल करके डालेंगे तो बहुत सारे हमारे और जब बहुत इस बारे में जागरूक हुए तो हमने रिपोर्ट करके बहुत सारी चीज़ें तो बंद कर दी हैं, परंतु अभी भी आपको एका दुक्का चीज़ मिल जाएगा गोटुल के बारे में जो बहुत शर्मनाक और बहुत बुरी चीज़ें हमारे समुदाय के बारे में, हमारी इस सुंदर सी इस परंपरा के बारे में बाहरी लोगों ने कही है। साथ ही साथ गैर आदिवासियों का प्रभाव, हम जानते हैं कि जितना भी हमारा पूर्ण आदिवासी जो एरिया रहा है वो कहीं ना कहीं जंगलों के बीच ये सब में रहा है, परंतु जैसे जैसे विकास होने लगा गैर आदिवासी बाहरी लोग वहाँ आके रहने लगे, बसने लगे। उनके रहने और बसने का ये परिणाम हुआ कि वो हमारी सभ्यता को गंदा और घिनौना कहने लगे। आज से अगर आप 19वीं शताब्दी के आसपास की अगर कोई फ़ोटोज़ देखेंगे, लयोर की फ़ोटोज़ देखेंगे तो उन्होंने बहुत साधारण से कम कपड़े पहने हैं, कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, भय नहीं, बहुत अच्छे से सम्मान के साथ, क्योंकि उनके नज़रों में सम्मान था, उनके कपड़ों से उनके सम्मान नहीं बताया जा सकता, ना ही उनका आंकलन किया जाता है। परंतु गैर आदिवासियों का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि धीरे धीरे हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं उनके प्रभाव में आकर अपने धार्मिक अस्तित्व को चेंज करने लगे, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से दूर हटने लगे, गोंडी भाषा से भी दूर हटने लगे। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें नष्ट होने लगी और लगभग बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। दूसरा है आधुनिकता का प्रभाव, जैसा जो कि मैंने इसमें बताया है। हमारे जो बच्चे हैं सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं ये नहीं कहती कि आप अगर आदिवासी हो या आप गोंड हो तो आप वहीं रहो, वहीं रहो, आगे ना बढ़ो, नहीं। आप सबको इस समय शिक्षित होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम था कि आप शिक्षित नहीं थे, इसी वजह से लोगों को ये मौका मिला कि वो आपके बारे में इतनी सारी बातें कह सकें। पर अब समय ये है कि आप शिक्षित होकर उन बातों का खंडन करें और उन बातों को सही तरीके से लिखें, उनके बारे में बात करें। पर आधुनिकता के दौर में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ हज़ारों प्रकार की बातें होती हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं गोटुल से हटते जा रहे हैं और इसी वजह से गोटुल आज नहीं भी मिलता। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिससे हम देख सकते हैं कि आसपास कैसे गोटुल एक विलुप्ति के कगार पर है। इस बात का जो समर्थन है, जो मैं कह रही हूँ, हमारे एक सर हैं गैल महोदय, जिन्होंने भी मुरियाज़ को लेकर, उनकी सोसाइटी को लेकर, यानी मुरिया गोंड और उनके सामाजिक परिवेश को लेकर बुक लिखी। उन्होंने एल्विन की बुक का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि ये टू फार रोमांटिक लग रहा है, मतलब ये बहुत रोमांटिक बहुत ज़्यादा है और सामाजिक तौर पे आपने बहुत कम लिखा है। और मैं आपको बता दूं, हम विलुप्ति की बात आज 2019, 2020, 2018 या 2017 से हम कर रहे हैं विलुप्ति की बात, या उससे पहले से कर रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं कि 1997 में एक मैगज़ीन थी इंडिया टुडे, जिसके राइटर थे भरत देसाई। वहाँ एक आर्टिकल छपा, जिस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि आज 1997 को आज के समय गोटुल पूर्ण रूप से विलुप्ति के कगार पर है, नष्ट होने के कगार पर है। बहुत कम ही ऐसी जगह हैं जहां आज गोटुल देखने को मिलती है। समझिए और
सोचिए उस बात को कि वो कहाँ 1997 की बात कर रहे थे और आज हम कहाँ 2020 में हैं, और कितना लंबा ये गैप है। तो जब उस समय ये परिस्थिति थी, उस समय जब हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सियान हैं जो इस बात को सोच रहे थे, इस बात को मान गए थे कि हमारा जो गोटुल है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने के कगार पर है, उसे वापस बचाना है, ये बातें उस समय चल रही थी। तो समझिए कि आज गोटुल का हमारे वर्तमान परिवेश में क्या हाल होगा। तो ये सब बातों के बाद मुझे लगता है कि हमें गोटुल को पुनः स्थापित करना चाहिए, भले नए स्वरूप के साथ ही हो, पर गोटुल की पुनः स्थापना हो। जैसे हमारे जो रेलापाटा गुरु हैं विष्णु पद्दा दादा, उनका जो स्कूल है वहाँ पे वो बच्चे गोंडी में बात करते हैं और गोंडी में बात करते हैं, रेला पाटा गाते हैं। क्या हम इस प्रकार के और भी स्कूल या और भी कॉलेज ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी लयोर है, उन्हें एक तरीके से गोटुल के नियम अनुशासन के साथ ही वहाँ पे अनुशासित किया जाए, उन्हें उन बारे में बताया जाए, जो हमारी जो रेला पाटा के माध्यम से उनको पूरा इतिहास बताया जाए, ताकि कल को कोई गैर आदिवासी आकर ये ना कहे कि तुम्हारी संस्कृति से पहले हमारी संस्कृति थी। तो ये जो लड़ाई है ये हमारी पहले की नहीं है, ये लड़ाई है कि हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं खो रहे हैं और खो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता अगर अभी जागरूक नहीं हुए तो शायद आने वाले कुछ वर्षों में वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को संभालने की और गोटुल को पुनः स्थापित करने की। मुझे अभी अपने एक छोटे तम्मू की याद आ रही है, जिनका नाम कौशिक है। उनका कहना है कि हमें वापस नए स्वरूप में गोटुल को पुनः स्थापित करना चाहिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, क्या काको हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आज स्कूल है, कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है अलग अलग नाम से, तो क्या हम सिर्फ गोटुल के नाम से हम क्या ऐसी संस्था या ऐसा स्कूल से लेकर कॉलेज तक ऐसा नहीं बना सकते जहां मूल रूप से बेसिक तौर पर सामान्य तौर से गोंडी के साथ साथ बाकी सभी जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उनका अनुपालन करना हम जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे जो लयोर है, उनको सिखा सकें। तो ये मेरे लिए भी प्रश्न है और आप सभी के लिए भी प्रश्न है कि हम कैसे गोटुल को पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो आज की चर्चा मेरी इतनी ही है कि मैं जो थोड़ा बहुत बातें जो गोटुल के बारे में जानती थी और जो मैं एक युवा पीढ़ी की लया होने के नाते मैं जो गोटुल के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कहीं ना कहीं खो दिया है, जिसे मैं वापस नहीं पा सकती हूँ। परंतु आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काश मैं कुछ ऐसा कर सकूँ कि वो जैसे संस्कार को जी सके और बहुत सारी बातें सीख सके। तो जितने भी मेरे लाइव सेशन में हमारे साथ हमारे जितने भी आजो आजी हैं, अंगे हैं, अक्कों हैं, काकों हैं, दादा हैं, जितने भी हैं, सभी भाई बहन हैं, मेरे समधान हैं, सभी जो हैं, अगर आप लोग को लगता है कि हमें अभी कुछ करना चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी गोटुल के बारे में आसपास घरों में सब जगह बात करें, हमारे बच्चों को गोटुल के बारे में बताएं। और साथ ही साथ अगर मैं कुछ भूल गई या कुछ मैंने गलती कर दी तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और गुरवाना दर्शन की पूरी टीम को बहुत बहुत सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे वड्डे सर को और प्रवीण मंडावी सर को कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं आप सबके समक्ष कुछ बातें कह सकूं। और साथ ही साथ
मेरी KBKS टीम कांकेर की को भी मैं डिस्कवरी टीम को भी थैंक यू बोलूँगी कि वो हर समय हर चरण में मेरा साथ देते हैं और मेरे शोध में मेरी पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। तो बहुत बहुत सेवा जोहार KBKS की टीम और साथ ही साथ युवा कोयतुर भिलाई, जिसकी मैं खुद ही सदस्य हूँ युवा कोयतुर भिलाई की। तो आपको भी बहुत बहुत सेवा जोहार। तो आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार, पुरूर जोहार, बुमकाल जोहार, गोटुल जोहार। अगर आप सभी को इससे समझ कुछ भी बातें पूछनी है या कहनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार।